सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। हमारा जो स्पेशल बैच चल रहा है DSSB ड्राइंग टीचर के लिए अप्लाइड आर्ट का, जो आज तक शायद ही आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिले, इसकी मैं आज चौथी क्लास लेकर आया हूं। आज तक मैंने दोस्तों आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कभी नहीं की, लेकिन आज मैं ज़रूर आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे पहले जो क्लासेस थी ड्राइंग की बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ाई जाती है, आपने भी बहुत सारी क्लासेस बहुत पढ़ी हैं, किताबें पढ़ रखी है, तो शायद आपको अच्छा नॉलेज है, इसलिए आप मेरे वीडियोस पूरे नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि इतना तो नॉलेज हमें होगा, लेकिन अधिकतम यहाँ तैयारी करने वाले बच्चे ड्राइंग से संबंधित होते हैं, जिसके पास या तो BA और MA करके आते हैं, या BFA भी होता है तो उनके पास BFA के अंदर अप्लाइड आर्ट एज ए सब्जेक्ट नहीं होता। बहुत से कम बच्चों के पास अप्लाइड आर्ट होता है। जिनसे अप्लाइड आर्ट जिनके पास नहीं होता उनके पोर्शन थोड़ा कमज़ोर रहता है, और DSSB हमेशा ही अपने एग्ज़ाम में 15 से 20% अप्लाइड आर्ट की पूछती है। इसी कड़ी को मैंने ध्यान रखते हुए, इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अलग से सीरीज शुरू की है अप्लाइड आर्ट की, जिसकी आज चौथी क्लास है। इसमें हम डिज़ाइन के सिद्धांत व तत्व पढ़ेंगे, और आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अंदर मैंने इस तरह से फ़ोटो भी ऐड करके हर पेज पर इस तरह फ़ोटो ऐड की है, और बताया है कि डिज़ाइन किस तरह तैयार होता है, डिज़ाइन के क्या तत्व है, डिज़ाइन के क्या सिद्धांत है, वो सभी मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आप प्लीज़ इस क्लास को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलो बढ़ते हैं हम आज की क्लास की तरफ। तो शुरुआत करते हैं हम डिज़ाइन के सिद्धांत से। डिज़ाइन के सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि एक प्रभावशाली संप्रेषण के लिए ग्राफिक डिज़ाइन किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत डिज़ाइन के सभी तत्वों के संयोजन से संबंधित होते हैं। यानी जो सिद्धांत है वो हमें डिज़ाइन के जो तत्व हैं उनके संयोजन से संबंधित होते हैं। जिस तरह चित्रकला के सिद्धांत होते हैं, कला के तत्व होते हैं, उसी भांति डिज़ाइन के भी सिद्धांत होते हैं और डिज़ाइन के भी तत्व होते हैं, और सभी तत्वों को एक संपूर्ण इकाई के रूप में व्यवस्थित करते हैं। जिस तरह हम चित्र बनाने के लिए उनके तत्वों का किस प्रकार इस्तेमाल करें कि हमारा चित्र संपूर्ण नज़र आए, अच्छा नज़र आए, उसी भांति तत्वों का सही प्रयोग करना ही सिद्धांत कहलाता है। ग्राफिक डिज़ाइन में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। जो ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, जिसके अंदर आप देखिए नंबर 1 पर है संतुलन। संतुलन, अनुपात, विरोधाभास या महत्व देना, दृष्टि संचालन जिसको लय भी कहते हैं, प्रवाह भी कहते हैं, वह एकता। ये 5 सिद्धांत है डिज़ाइन के, जिनका इस्तेमाल करके एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइन या एक बेहतरीन विज्ञापन तैयार किया जाता है। सबसे पहले बात करें संतुलन की। एक डिज़ाइन में संतुलन डिज़ाइन के तत्वों के आकार, स्थान, उसकी रंगत या मान और अंतराल से लाया जाता है। यानी जो डिज़ाइन के तत्व है, जिसके उस तत्व का आकार कितना होगा, उसका स्थान कहाँ होगा, उसका रंगत या जो रंग है वह कितना होना चाहिए, किस अंतराल पे होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, इन सभी के संयोजन से संतुलन आता है। क्योंकि डिज़ाइन के तत्वों का दृश्य भार, आकार तथा रंगों की प्रबलता या तान से प्रभावित होती है, और डिज़ाइन जो है इन सभी तत्वों से प्रभावित होकर बनता है। डिज़ाइन में संतुलन दाएं से बाएं होना चाहिए, न कि ऊपर से नीचे। कोई भी डिज़ाइन बना है तो उसका जो संतुलन है दाएं से बाएं, यानी अगर बीच में इस तरह लाइन लगाएं तो जैसा इधर नज़र आता है वैसा ही इधर नज़र आना चाहिए। इस तरह आपका संतुलन होना चाहिए दाएं से बाएं। ऊपर से नीचे की बात नहीं करते हैं। जब भी डिज़ाइन की बात होती है तो डिज़ाइन का संतुलन देखा जाता है, वह दाएं से बाएं देखा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न भी, डिज़ाइन के अंदर संतुलन किस प्रकार देखा जाता है, या डिज़ाइन का संतुलन कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए दाएं से बाएं।
संतुलन जो है दो प्रकार के होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, सम संतुलन और विषम संतुलन। इनके उदाहरण हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है सम संतुलन। जब किसी डिजाइन को हम सीधी खड़ी रेखा से ऊपर से नीचे तक दो समान भागों में दाएं व बाएं में बांटें तो उसमें डिजाइन के तत्वों को इस प्रकार रखा जाए कि एक भाग दूसरे भाग की पुनरावृत्ति लगे, तो वह सम संतुलन या समरूपता का संतुलन कहलाता है। और यह डिजाइन अधिक प्रभावित नहीं होते। यानी यह कह रहा है इस डिजाइन को मैं ऊपर से नीचे से सीधा काट दूं तो जैसा ये भाग है वैसा ये आपको नजर आ रहा है। जैसे ये फोटो बरोबर इसकी ये फोटो आ रहा है, आधा नाम इधर आ रहा है तो आधा इधर आ रहा है, एक नाम इधर तो एक नाम इधर। यानी ऊपर से जब नीचे काटा है मैंने बीच में से, तो जैसा भाग दायां है वैसा ही भाग बायां नजर आ रहा है। तो इसकी पुनरावृत्ति नजर आ रही है, जैसा ऐसा बनाया था वैसे फिर से इधर बना दिया। तो आपका सम संतुलन तभी कहलाता है जब आप ऊपर से नीचे तक इस दो भागों में काट दो और दायां भाग व बायां भाग लगभग समान नजर आए, तो वह आपका सम संतुलन होगा। फिर है असम संतुलन। असम संतुलन में एक भाग दूसरे भाग की पुनरावृत्ति नहीं होता है। यानी जैसे पहले हमने देखा कि एक भाग दूसरे भाग की पुनरावृत्ति उसका जैसा ही लगता है, लेकिन इसके अंदर क्या कह रहा है, एक भाग दूसरे भाग के जैसा नहीं होना चाहिए। इसमें विविधता होती है, वैरायटी होती है। विषम संतुलन वाले जो डिजाइन है वो अधिक प्रभावशाली व आकर्षक होते हैं। जिस डिजाइन के अंदर, जिस विज्ञापन के अंदर विषम संतुलन होता है, जो दो एक बीच में से काटने पर जो दो भाग होते हैं वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। जैसे मैं इस डिजाइन को बीच में से यहाँ से काटूं तो इसका अलग नजर आ रहा है, ये एरिया अलग नजर आ रहा है और ये वाला अलग नजर आ रहा है। इसमें आदमी बैठा दिखाया गया है, इसमें केवल जूते हैं। यहाँ पर इसमें नाम है, इस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो दोनों अलग हैं, दोनों क्या है, विषम है। इनमें वैरायटी है, विविधता है। इस वाले एरिया में कुछ अलग बना है तो इस एरिया में कुछ अलग बनाए हैं। तो ये वैरायटी ही इसके अंदर जान डालती है, इसके क्योंकि इनमें निरस्ता नहीं है। सामान्यतः इसी प्रकार के डिजाइन अधिक बनते हैं और सामान्यतः आप देखते हैं कि इसी प्रकार के डिजाइन जो है अधिक बनते हैं, किंतु डिजाइन में इस प्रकार के संतुलन को बनाए रखना कठिन होता है। इसलिए डिजाइन में विषम संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक अनुभव व सृजन शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का जब डिजाइन तैयार करते हैं तो हमें अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार विषम संतुलन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप ड्राइंग देखते हैं, कई बार देखते हैं, अब कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाई है तो उसको बहुत ध्यान से सोच समझ कर वह काम करना पड़ता है हमें। सामान्यतः अगर आप किसी चीज़ की कॉपी कर रहे हो, सेम उसी को सब बनाया जा रहे हो, तो आप जो सामने दिख रहा है वो वैसा बना दोगे। लेकिन जब कुछ दिमाग से क्रिएटिविटी करके आप कुछ अलग बनाना है तब आपके लिए मुश्किल होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तब जाके कुछ नई क्रिएटिविटी निकल पाती है। रियलिस्टिक वर्क सामने देख के बनाना है थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन क्रिएटिविटी के अंदर हमारे दिमाग पर जोर डालकर बहुत सारी चीज़ों को उसमें समाहित करके बनाते हैं। तो इसी प्रकार सम संतुलन है, वह एक जैसा दो भाग करने पर नजर आता है, लेकिन यहाँ पर दो भाग करने पर दोनों चीज़ें अलग अलग नजर आती है, वैरायटी नजर आती है, विविधता नजर आती है। तो इसलिए जो असम संतुलन है अधिक प्रिय होते हैं, अधिक आकर्षक होते हैं और इनको अधिकतम बनाया जाता है, परंतु ये कठिन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अनुपात की। अनुपात भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनुपात एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आकार से संबंधित होता है, जो उसके वास्तविक आकार की जानकारी देता है। यानी अनुपात क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आकार की जानकारी हमें देता है। सर्वप्रथम देखने वाले का ध्यान डिजाइन के आकार पर जाता है। जो डिजाइन देखते हैं सबसे पहले, जैसे इस डिजाइन को आप देखो तो इसकी चौड़ाई कम है और इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो एक आयताकार शेप में यह बना हुआ है। सबसे पहले हमारा ध्यान इसी शेप पे जाता है। आयताकार आकृति अन्य आकृतियों की अपेक्षा मनोहारी मानी जाती है। इस आकृति को सबसे अधिक सुंदर माना जाता है, इसलिए अधिकतर पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पोस्टर या बुक्स आदि आप देखते हो वो आयताकार आकार में होती है। जिस तरह ये पोस्टर आपके सामने दिख रहा है ये आयताकार है। किताब भी होती है तो इस तरह छपी होती है, अखबार भी इस तरह आता है,
तो पोस्टर भी इस तरह बनते हैं। तो अधिकतम चीज़ें ऐसी ही बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि यह आकार जो है, जो आयताकार है, वह अधिक मनोहर है, अधिक सुंदर लगता है, देखने में अच्छा लगता है। और इसके अंदर आप अनुपात देख पाते हैं आसानी से। जैसे इस फोटो का यहाँ पर बड़ा बनाया है, व्यक्ति बड़ा है और जूता छोटा होता है तो इसको छोटा दिखाया इस अनुपात की सहायता से। इन दोनों का अनुपात देखो तो इस डिज़ाइन का अनुपात देखें तो चौड़ाई कम है, लंबाई इसकी ज़्यादा है। तो इस तरह ये अनुपात का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है किसी डिज़ाइन के अंदर। अब देखें विरोधाभास। विरोधाभास को सकारात्मक रूप से महत्व देना या प्रभाविता भी कहा जाता है। विरोधाभास को हम महत्व देना भी कहते हैं, यानी किस वस्तु को अधिक महत्व देना है, किसको अधिक प्रभावित दिखाना है, प्रभाविता कहा जाता है। यह उस क्षेत्र की ओर ध्यान लेकर जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारा किसी डिजाइन के अंदर जब देखते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान उधर जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसीलिए विरोधाभास का डिजाइन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यह डिजाइन निर्माण में यह निर्णय भी बहुत अहम होता है कि डिजाइन के कौन से प्रमुख तत्व को अधिक महत्व देना है। जैसे एक डिजाइन रेडी किया गया है, ये वाला एक विज्ञापन रेडी किया है, इसके अंदर बहुत सोचा समझा गया है कि कौन सी चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये डिज़ाइन जो है एक लिबर्टी के एक जूते का है, तो अब देखिए इस लड़के के बराबर ये लोग जूता बना दिया, तो यानी महत्वपूर्ण क्या था? जूता था। ये जो एड किसका है? जूते का है। तो सबसे अधिक ध्यान किस पर देना है? जूते। सबसे पहले हमारा ध्यान जूते पर जाता है। यहाँ पर बच्चा जो है जो पहन के जूता, बैठ के जूता पहन रहा है, इस पर हमारा ध्यान बाद में जाता है। आकर्षण का केंद्र किसको बना दिया? जूते को, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट है या जो विज्ञापन है जूते का ही तो है, इसलिए जूते को बड़ा दिखाना है, इसलिए जूते को अधिक महत्व देना है या इसको आकर्षण का केंद्र बनाना है। और सहायक तत्व के रूप में कौन से तत्वों को कितना गौण रखा जाना है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। जैसे सहायक तत्व है, ये जो बच्चा है इसका सहायक तत्व है कि बच्चा जूता पहन रहा है, इसको थोड़ा कम महत्व दिया है, कम रखा है, इसको छोटा रखा है। बड़ा किसको रखा है? जूते को, क्योंकि मेन एड किसकी है? जूते की है। तो आशा करता हूं कि आपको विरोधाभास अच्छा समझ में आया होगा। चलो हम इस तरह बढ़ते हैं और आगे। लय या प्रवाह। लय या प्रवाह यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत में डिजाइनर दृश्य तत्वों का इस तरह इस्तेमाल करता है जिससे देखने वाले की नज़र एक जगह न रुककर पूरे डिज़ाइन या विज्ञापन में निरंतर घूमती रहे, जिससे देखने वाले को डिज़ाइन का संदेश प्रभावी ढंग से समझ आ सके। जिस तरह आप चित्र में देखते हैं कि उसको तत्वों को इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है कि हमारा जो ध्यान है पूरे चित्र में घूमे। इस प्रकार डिज़ाइन के अंदर भी इसी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है कि हमारा पूरा ध्यान जो है, हमारी नज़र जो है पूरे चित्र पर जाए। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन को आप देखते सबसे पहले ध्यान जाता है इसके चेहरे पर, व्यक्ति पर देखते हैं, ये फोटो नज़र आती है। फोटो के बाद देखते हैं कि ये हाथ से हमारा इशारा कर रहा है जूते की तरफ, फिर हमें जूते पर ध्यान जाता है। जूते को देखने के बाद देखते हैं कि हाँ जूता एक और भी है इसकी कंपनी का, इसी सेम का, फिर हमने इसके कंपनी की तरफ जाता है। तो यानी हमारे नज़र यहाँ से चलती दौड़ती सब तरफ से घूमती जा रही है, हर तरह से नज़र का क्या हो रहा है? घूमती हुई जा रही है। तो हमारा ध्यान हर चीज़ पर जा रहा है। तो इस तरह आप देखो, इनके यहाँ से यहाँ आया नज़र, यहाँ जाई, यहाँ गई, यहाँ गई, यानी पूरे चित्र पर हमारी नज़र घूम रही है, एक जगह हम रुके नहीं हैं। लय या प्रवाह है जो निरंतर चल रहा है, तो यही होता है लय या प्रवाह है, जो हमारी नज़र को एक जगह न रोककर पूरे चित्र में दौड़ाता रहे। तो समझ में आया होगा, आशा है मुझे, लय क्या है या लय या प्रवाह क्या है। अब बात करें एकता की। डिजाइन में प्रयुक्त सभी तत्वों का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे सभी तत्व एक संगठन में नजर आए, यानी डिजाइन के अंदर जो सभी तत्व इस्तेमाल करते हैं, तत्व जो भी पढ़ेंगे, जैसे इलस्ट्रेशन जिस चित्र भी कहते हैं, हेडलाइंस या शीर्षक, उपशीर्षक, ये आदि इसके तत्व होते हैं। उन तत्वों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन तत्वों का इस प्रकार प्रयोग करना कि सभी संगठित नजर आए। सभी तत्वों का आपस में तालमेल होना ही क्या कहलाता है? एकता कहलाता है। और इससे डिजाइन प्रभावी व अच्छा बनता है, जिससे डिजाइन व विज्ञापन का संदेश पाठक तक पहुंचता है।
आप इसमें देखें तो चित्र है, इसका जो लोगो है या प्रतीक चिन्ह है, इसका जो शीर्षक है, इसके जो उपशीर्षक है ना, बॉडी कॉपी है, जो चित्र है जिनको इलस्ट्रेशन कहते हैं, ये सब तत्वों को इन्होंने इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया है कि ना तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा, ना बहुत छोटा नज़र आ रहा, किसी चीज़ को गौण नहीं रखा, किसी चीज़ को अधिक महत्व नहीं दिया, जिसको जितना महत्व देना था उतना ही महत्व देकर ये बेहतरीन एक एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन या एक डिज़ाइन तैयार किया गया है। तो यही क्या है कि एकता है कि इन सभी तत्वों को इस डिज़ाइनर ने इस तरह बांध दिया, इस तरह संगठित कर दिया कि एक चित्र हमें बेहतरीन नज़र आता है। तो दोस्तों ये थे सभी डिज़ाइन के प्रमुख सिद्धांत। अब हम ग्राफिक डिज़ाइन के मूलभूत तत्वों को देखते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन के मूलभूत तत्व, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन किसी योजना के तहत की गई संरचना है। ग्राफिक डिज़ाइन जो है एक योजना बनाकर की गई संरचना होती है, जिसमें कुछ सिद्धांतों के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जिसमें कुछ सिद्धांतों के अनुसार, जो अभी हमने सिद्धांत पढ़े हैं, उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित रूप से किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ग्राफिक डिज़ाइन के मूल तत्व निम्न हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइन के हमने सिद्धांत पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के मूल तत्व। सबसे पहले आता है चित्र या इलस्ट्रेशन, मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, बॉडी कॉपी और व्यवहारिक चिन्ह। ये प्रमुख तत्व हैं। इनके अलावा जरूरत पड़ने पर एक आधा तत्व को और शामिल कर लिया जाता है, वो इनके सहायक हो जाते हैं, परंतु ये मुख्य तत्व यही माने गए हैं 5। सबसे पहले देखते हैं मुख्य शीर्षक क्या है। मुख्य शीर्षक डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। जो मुख्य शीर्षक है वह डिजाइन का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह डिजाइन या जो संप्रेषण हम स्थापित करना चाहते हैं उसका मुख्य संदेश होता है। यानी जो संप्रेषण या जो बात हम कहना चाहते हैं, जो डिजाइन में हम कुछ दिखाना चाहते हैं, उसका मुख्य संदेश जो होता है वह क्या कहलाता है, मुख्य शीर्षक कहलाता है। जो उपभोक्ता या संदेश पढ़ने वाले का सबसे पहले प्रभावित एवं आकर्षित करता है। सबसे पहले प्रभावित व आकर्षित करता है। थोड़ा लाइन मिटा देता हूं मैं, समझ में आसानी से आ जाए। प्रभावित व आकर्षित करता है, जिसके कारण उपभोक्ता पूर्ण विज्ञापन पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। यानी सबसे पहले जब मुख्य शीर्षक देखेगा, जैसे आप मेरी इसी लाइन को आप देखोगे, इसे आप स्क्रीन को देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये लाइन दिख रही है मुख्य शीर्षक, तो आपके ध्यान में आएगा ये मुख्य शीर्षक क्या होता है। इसके बाद आप इस लाइन को पढ़ने के लिए मजबूर होते हो। तो इसी तरह कोई विज्ञापन होता है, एड होता है, डिज़ाइन होता है, उसके अंदर एक मुख्य शीर्षक होता है। उसको पढ़ने के बाद हम विवश होते हैं कि इसके अंदर यह क्या है, फिर उसको पढ़ने के लिए नीचे आते हैं। तो यह पढ़ने के लिए आकर्षित करता है, जिसके कारण उपभोक्ता पूर्ण विज्ञापन पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। और यह सबसे बड़े आकार में लिखा जाता है। जैसे आप ये लाइन देखो, ये एक पैराग्राफ लिखा है, इसके अंदर सबसे बड़े आकार में क्या लिखा है, ये लिखा है, तो यही इसका क्या हो गया, एक मुख्य शीर्षक हो गया। फिर बात करें उपशीर्षक की। मुख्य शीर्षक यानी हेडलाइन। जैसे आप टीवी न्यूज़ चैनल आप देखते हो या अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहले लिखी होती है हेडलाइन, बड़े बड़े अक्षरों में लाइन लिखी होती है। जैसे भारत ने आज पाकिस्तान को हराया, उसके बाद उसके छोटी लाइनों के अंदर डिटेल में बात इसकी लिख दी जाती है, तो उसकी मुख्य शीर्षक या हेडलाइन हो गया। टीवी के अंदर भी आप देखते हैं तो बड़ी एक हेडलाइन चलती है, फिर उसके विस्तृत नीचे जानकारी दी होती है। तो इस तरह उपशीर्षक या जिसको सब हेडलाइन कहा जाता है, यह डिजाइन के शीर्षक द्वारा दिए गए संदेश को आगे बढ़ाता है। इसे मुख्य शीर्षक का सहायक या पूरक भी कहा जाता है। यानी जो मुख्य शीर्षक लिखा है उसके नीचे छोटे अक्षरों में उपशीर्षक लिखा होता है। वह क्या काम करता है, जो शीर्षक में जो बात दी गई थी उसी बात को आगे बढ़ाने का काम करता है, ताकि ग्राहक इस बात को, पढ़ने वाला पाठक इस बात को आसानी से समझ जाए। इसका सहायक या पूरक का कहा जाता है। यह डिज़ाइन के शीर्षक से छोटे आकार में लिखा होता है। यानी डिज़ाइन के अंदर सबसे बड़े आकार में तो मुख्य शीर्षक लिखा जाएगा,
उसे थोड़ा छोटे आकार में उपशीर्षक लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं बॉडी कॉपी की। इसके द्वारा उपभोक्ता को उत्पाद की विस्तृत जानकारी, जैसे उसके प्रयोग करने के तरीके क्या है, प्रयोग द्वारा होने वाले लाभ क्या हैं, उत्पाद के निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री तथा वस्तु का विवरण उपभोक्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यानी बॉडी कॉपी का मतलब होता है उसकी पूरी जानकारी जो छोटे छोटे अक्षरों में किसी एड के, विज्ञापन में, न्यूज़पेपर में लिखी होती है। पहले बड़ी हेडलाइन दे दी, फिर उसके नीचे सब हेडलाइन दे दी, छोटी लाइन, उसके बाद आती है बॉडी कॉपी। बिल्कुल छोटी जो न्यूज़ हम पढ़ते हैं, छोटी, या किसी कंपनी का आप एड देखते हो तो उसकी जो छोटी जानकारी छोटी छोटी लाइनों में लिखी होती है, उसको कहते हैं बॉडी कॉपी, जो उपभोक्ता को उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी बातें बताता है। ये मुख्य काम होता है बॉडी कॉपी का। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। क्या है इलस्ट्रेशन? विज्ञापन में प्रयोग किए जाने वाले चित्र को ही इलस्ट्रेशन कहा जाता है। यानी किसी प्रकार का जो विज्ञापन है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, कोई डिज़ाइन है, उसके अंदर जो चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है वही इलस्ट्रेशन है। इसका अपने आप में बहुत अधिक महत्व होता है। चित्र या इलस्ट्रेशन के प्रयोग से विज्ञापन आकर्षक व सुलभ बन जाता है। जब भी आप देखते हैं कोई सी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो उसमें केवल शब्द लिखे नहीं होते, भी हेडलाइन लिखी है, नीचे सब हेडलाइन लिख दी, बॉडी कॉपी लिखी और हमारा एडवर्टाइजमेंट पूरा हो गया। नहीं, उसके अंदर कोई फोटो भी डाली जाती है ताकि वह आकर्षक लगे, लोग उसको देखें। तो उसको आकर्षक बनाने के लिए इलस्ट्रेशन या चित्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जानकारी पाठक को आसानी से समझ में आती है। चित्र के माध्यम से जानकारी पाठक को आसानी से समझ में आती है, इसलिए प्रत्येक विज्ञापन में चित्र आवश्यक रूप से दिखाई हमें देते हैं। तो ये थे इलस्ट्रेशन। आशा करता हूँ कि सभी तत्व आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं व्यवहारिक चिन्ह। व्यापारिक चिन्ह जिनको ट्रेडमार्क भी कहा जाता है। व्यवहारिक चिन्ह या ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी की सामूहिक छवि व्यापारिक चिन्हों से बनती है। यानी कंपनी की जो छवि बनती है उसके व्यापारिक चिन्हों से बनती है, जिसमें कंपनी का प्रतीक चिन्ह, मोनोग्राम एवं लोगोटाइप शामिल होते हैं। ये व्यापारिक चिन्ह सुदृढ़ व सुपाठ्य होते हैं तथा इनमें आकर्षक रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि इन्हें आसानी से पढ़ा, समझा व याद रखा जा सके। सामान्यतः व्यापारिक चिन्ह को हम लोगो के नाम से जानते हैं। यानी जो व्यापारिक चिन्ह होता है जिसको ट्रेडमार्क कहते हैं, उनको नॉर्मल हम लोगो कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं अलग अलग, जैसे मोनोग्राम है, लोगोटाइप है और प्रतीक चिन्ह है। ये तीनों अलग अलग हैं और सभी को सामूहिक रूप से हम ट्रेडमार्क भी कह देते हैं या इनको लोगो भी कह देते हैं। चलो देखते हैं इनमें क्या अंतर होता है। मोनोग्राम, सबसे पहले देखिए मोनोग्राम क्या है। मोनोग्राम किसी भी नाम के एक अक्षर या दो से अधिक अक्षरों का यौगिक है। यानी कोई 2 या 1 अक्षरों से जुड़कर एक कुछ नया शब्द बनता है जो उन अक्षरों की पहचान बनाता है जिसके लिए इसका निर्माण होता है। जो उन अक्षरों पर पहचान बनाता है जिसके लिए इसका निर्माण होता है, उसको हम मोनोग्राम कहते हैं। यानी 2 अक्षर जोड़ के, जैसे आप LG देखो, ये L बना, इसके अंदर ही G ऐसे बना दिया, L और G से बनकर एक लोगो तैयार हो गया। LG को देखते हैं हमें LG कंपनी नज़र आती है कि हाँ LG के टीवी आते हैं, LG के वॉशिंग मशीन हैं, LG के फ्रिज हैं। तो आप LG कंपनी कहीं भी आपको चाहिए, LG का नाम पूरा ना लिखा हो प्रोडक्ट, लेकिन यह फोटो आपको देखते ही नजर आएगा हाँ ये LG है। जैसे HP है, ये HP देखते ही आपको लैपटॉप वगैरह याद आ जाता है हाँ कि HP कंपनी का लैपटॉप आता है, ये इसकी एड है। गुच्ची एक कंपनी जो है, आप देखो G और C को अंदर है, एक दूसरे के अंदर इस तरह बना दिया 2 अक्षरों को जोड़कर। चैनल है, चैनल का C 2C इस तरह जोड़ दिए ताकि देखते इसके में पहचान आ जाए। अब इनके अंदर अब LG HP यानी उसी कंपनी के 2 अक्षर है और उन दोनों को जोड़कर एक इनका लोगो बना दिया, देखते ही हमें पहचान आ जाती है इसकी। तो इसे कहते हैं मोनोग्राम। यानी कंपनी के 2 प्रमुख, 1 या 1 से अधिक अक्षरों को आपस में जोड़कर जो डिजाइन रेडी होता है, जो लोगो रेडी होता है, उसको हम मोनोग्राम कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अब है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह अब क्या है?
प्रतीक एक ऐसा संकेत होता है जो मूल से भिन्न होते हैं। पहले हमने मोनोग्राम में देखा मूल से भिन्न नहीं था। HP 2 अक्षर उसी कंपनी को जोड़कर एक नया नाम बनाया गया था। LG कंपनी के नाम जोड़कर एक नया लोगो टाइप बनाया था, उनको लोगो बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, मूल से भिन्न है कंपनी, इसमें कंपनी का किसी चीज़ का नाम शामिल नहीं होता, परंतु उसका बोध कराता है। उसका नाम शामिल नहीं है फिर भी उसका बोध होता है। आसानी से हम उसे कंपनी को पहचान भी लेते हैं। जैसे आप SBI का इसको देखिए, SBI का ये प्रतीक चिन्ह है, इसमें कहीं तो S नहीं लिखा, कहीं SBI नहीं लिखा, कहीं बैंक नहीं लिखा, लेकिन इसको कहीं भी आप देख लो, देखते याद आ जाता है हाँ ये SBI का है। आप ATM देख लो बाहर बना है, इस पर सिर्फ ATM के ऊपर इस तरह लिखा दिख जाए तो आप नजर आ जाएगा हाँ ये SBI का ATM है। कहीं बाहर आपको SBI का बैंक दिख जाए, उस पर ब्रांच का नाम नहीं लिखा होगा, अगर सिंपल ये लोगो लगा है तो आप कहोगे देखते कि यस ये SBI बैंक है। इस तरह ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, इनके आप डिज़ाइन को इसको देखोगे, देखते ही आपको समझ में आ जाओगे। अब आप आसानी से समझो इनको कि क्या हाँ यहाँ पर HDFC का इसके अंदर कोई नाम लिखा है, क्या ICICI का कोई नाम लिखा है, क्या SBI का नाम लिखा है, नहीं लिखा, फिर भी हमें समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंबल है जो उसका एक प्रतीक या उसका एक पहचान बन चुकी है। ये मूल रूप से भिन्न है, इस लोगो का उस SBI के नाम से कोई लेना देना नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है, फिर भी उसकी पहचान कराता है। ये होता है प्रतीक चिन्ह या सिंबल। अब देखें लोगो टाइप। लोगो टाइप इनसे कैसे भिन्न होता है। लोगो टाइप किसी कंपनी, व्यक्ति या समूह के नाम का प्रयोग है, यानी कि जो कंपनी है, कोई व्यक्ति का समूह है, उसी के नाम को जब हम प्रयोग में कर लेते हैं तो वह क्या कहलाता है, लोगो टाइप कहलाता है। जो एक विशेष प्रकार से लिखा होता है, जो उस नाम की पहचान होता है, और जो इस नाम की पहचान होता है एक विशेष तरीके से लिखा होता है। कंपनी का ब्रांड नाम लोगो टाइप हमेशा एक तरह से लिखा जाता है, यानी कंपनी का ब्रांड नाम हमेशा से एक तरह से लिखा जाता है। जैसे आप देखिए कोका कोला, देखो आप कभी भी देखो कोका कोला ऐसा नजर आता है, और कोका कोला का एक तरह से नाम है, इसको पूरा कंपनी ने इस्तेमाल कर दिया, जिसको हम कहते हैं लोगो। गूगल हमेशा इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। डिज्नी, फेसबुक, ये हमेशा से इसी प्रकार इनको इस्तेमाल भी किए जाते हैं। यानी पूरे नाम को जब आप कंपनी के पूरे नाम को इस्तेमाल करते हो तो वो क्या है, लोगो टाइप है। उसके नाम से भिन्न कोई चित्र आप इस्तेमाल करते हैं, कोई डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सिंबल कहते हैं। और जब कंपनी के नाम के 2 अक्षरों को या एक से अधिक अक्षरों को जोड़कर एक नया यौगिक बनाकर, नया शब्द बनाकर हम प्रस्तुत करते हैं, तब वह मोनोग्राम कहलाता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, व्यापारिक चिन्ह या ट्रेडमार्क कहलाते हैं, जिनको शॉर्ट में हम लोगो भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों आज को आपकी क्लास समझ में आई होगी। और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ ये है इसके अंदर कि हमने विज्ञापन के तत्व पढ़े, अभी हमने पढ़े विज्ञापन के तत्व। इन विज्ञापन तत्वों का हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन के अंदर कैसे समझें कि उसका मुख्य शीर्षक क्या है, इलस्ट्रेशन क्या है, उपशीर्षक क्या है, बॉडी कॉपी, व्यापारिक चिन्ह, हम देखते हैं। सबसे पहले नाम देखो, मजबूत नींव से ही मजबूत बाल। ये क्या है, इस कंपनी का मुख्य शीर्षक है। तो मुख्य शीर्षक कौन सा हुआ, मजबूत नींव से ही मजबूत बाल, ये मेन। अब उसके बाद आती है इसका उपशीर्षक। इसका उपशीर्षक देखिए, मजबूत बाल मजबूत रिश्ते। फिर इसने बात की, ये इसका क्या आ गया, उपशीर्षक आ गया। फिर देखें बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी होती है जो इसकी विस्तृत जानकारी दी होती है, जो इस तरह नीचे छोटे अक्षर लिखी हुई है। क्लिनिक प्लस में एक ऐसा प्रोटीन तत्व है जो शरीर में नहीं बन पाता। इस तरह से जो जानकारी है इस शैम्पू के बारे में वो नीचे लिखी होती है, जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉपी। यहाँ भी है और नीचे यहाँ भी कुछ जानकारियाँ कंपनी के बारे में दी गई हुई है, वो कहलाती है बॉडी कॉपी। इलस्ट्रेशन यानी चित्र, जो इसके अंदर महत्वपूर्ण चित्र दिखाया गया है महिलाओं को बालों के। शैम्पू किसके लिए बना है, बालों के लिए। और ये क्या कह रहे हैं, मजबूत नींव से मजबूत बाल। बाल मजबूत है, ये बच्ची बाल खींच के भी दिखा रही है कि बाल मजबूत है। तो ये इसका क्या कहला, इलस्ट्रेशन या इसका प्रमुख चित्र, जो आकर्षक बनाता है कि यार बाल खींच रहा है, बाल टूट नहीं रहे, क्या बात है, क्यों नहीं टूट रहे, क्योंकि ये शैम्पू इस्तेमाल करती है। कौन सा शैम्पू, फिर हम ध्यान जाता है
क्लिनिक प्लस। अच्छा, क्लिनिक प्लस शैम्पू की बात हो रही है, तो क्लिनिक प्लस शैम्पू का ये जो चित्र है ये क्या है, सहायक इलस्ट्रेशन है। मैंने अभी बताया इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल एक बार किया जाता है, लेकिन कई बार चित्र के अंदर सहायक इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि चित्र जो है या विज्ञापन आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो इस तरह इन्होंने ये लगा कि हमारे केवल बाल दिखाने से, बालों को खींचने से समझ में नहीं आ रहा, तो हम केवल हमारी एक इस बोतल के साथ में फ़ोटो भी क्यों ना ऐड में लगा दिया जाए। तो उन्होंने इस फोटो को लगा दिया, जिसको हम कहते हैं सहायक इलस्ट्रेशन। और सबसे महत्वपूर्ण सब लास्ट में हमने पढ़ा व्यापारिक चिन्ह। तो व्यापारिक चिन्ह यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्लिनिक प्लस व्यापारिक चिन्ह है। अच्छा, व्यापारिक चिन्ह मैंने आपको 3 बताए थे अभी, मोनोग्राम, सिंबल और लोगोटाइप। अब मुझे कमेंट करके आप दोस्त ये बताएंगे कि क्लिनिक प्लस जो लिखा है ये क्या है, इस कंपनी का मोनोग्राम है, कंपनी का सिंबल है, या कंपनी का लोगोटाइप है। मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर आपने मेरी क्लास पूरी ध्यान से पढ़ी है तो ज़रूर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और आज की क्लास आपको कैसे लगी अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने को कितना आनंद आया। और आज से पहले अगर आपने कहीं इस तरह की क्लास अगर पढ़ी है तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास आज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।